प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी जो है ये आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इंडिया में करेंसी को प्रिंट करने का जो अधिकार है ये सिर्फ आरबीआई के पास ही है, जिसकी बातें भी मैंने की कि कौन से एक्ट के तहत ये अधिकार मिला हुआ है। तो एक्ट की बात तो हम बाद में करेंगे कि आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर है। बट यहाँ पे सिर्फ इतनी बात आपको जाननी है कि करेंसी को छापते कहाँ पे हैं, कैसे छापते हैं, क्या सिस्टम है। आखिर प्रिंटिंग जो मशीन है वो हमारे पास है, अभी भी हमारा जो देश है वो डेवलपिंग है, पैसे की सबको जरूरत है, गरीबी सब जगह है। मोर देन 62% की अभी भी जो हमारी पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है, जहाँ की कंडीशन क्या है संभवतः मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो क्यों है, तो पैसे के अभाव में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में है, एजुकेशन के अभाव में है। साथ पूरी की पूरी जो बातें हैं वो पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। हम पैसे छाप नहीं सकते हैं, तो पैसे के छापने का आधार क्या है और कहाँ कहाँ पे ये पैसा छपता है वो आपको जानना है। तो आप जाने कि जो इंडियन प्रिंटिंग प्रेस है या इंडियन करेंसी को छापने के लिए जिस सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है उस सिस्टम का नाम है MRS। फिर से बोलता हूं, उस सिस्टम का नाम है MRS। और उस MRS के आप फुल फॉर्म जरूर जाने। द फुल फॉर्म ऑफ MRS इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। देखिए हमेशा से मैं एक लॉन्ग फुल एब्रिविएशन से आपको बहुत बहुत बार आपको इंडिकेट करता हूं कि यहाँ पे थोड़ा थम के जाए। तो एमआरएस वो पॉलिसी है, एमआरएस वो गाइडलाइंस है जिस गाइडलाइंस के आधार पे इंडिया में कितने करेंसी छपेगी वो निर्भर करता है। और उस एमआरएस का मतलब है एम स्टैंड फॉर मिनिमम, आर स्टैंड फॉर रिजर्व एंड एस का मतलब सिस्टम है। फर्दर ये गाइडलाइन बनाया गया है कि इस एमआरएस के अंदर मिनिमम कितने करोड़ की लिक्विडिटी होगी। तो आंसर इज 200 CR, 200 करोड़ की लिक्विडिटी यहाँ पे हमें चाहिए। जितना 200 करोड़ के ऊपर होगा उसके रेशियो के आधार पर हम पैसे का प्रिंटिंग कर सकते हैं। अभी इस 200 करोड़ को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है कि साहब इस 200 करोड़ में कम से कम जो 115 करोड़ है वो गोल्ड के रूप में होने चाहिए, गोल्ड रिजर्व होना चाहिए। और जो 85 करोड़ बच गए वो फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए। अभी तीन बातें आपने सुना। एक तो उस सिस्टम का नाम जिस सिस्टम के आधार पे इंडिया में पैसे की प्रिंटिंग की जाती है उस सिस्टम का नाम है MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम में मिनिमम लिक्विडिटी का जो दायरा बनाया गया है वो 200 करोड़ है। इस 200 करोड़ में मिनिमम जो पैसा, मिनिमम जो वैल्यू ऑफ गोल्ड होनी चाहिए वो 115 करोड़ ऑफ गोल्ड होनी चाहिए। और जो बच गया वो 85 करोड़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होनी चाहिए। यही कारण है कि आप अगर इंडिया के अंदर अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा इनकम है आपकी है तो 30% आपका इनकम टैक्स चला जाएगा। लेकिन आप किसी विदेशी धरती पे रह के, अमेरिका, जापान, भूटान कहीं भी रह के आप अगर कोई भी फॉरेन करेंसी कमा रहे हैं और कितना भी रुपया आप इंडिया भेज रहे हैं तो आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है फॉरेन करेंसी। जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारे पास होगी उतना ज्यादा हम स्ट्रांग बन सकते हैं, उतना ज्यादा हम पैसे का प्रिंटिंग कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने इसका ज्वलंत उदाहरण श्रीलंका में देखा है, जहां पे फॉरेन एक्सचेंज खाली हो चुका था। और जैसे ही ये फॉरेन एक्सचेंज का पिटारा खाली होगा इकोनॉमी साफ हो जाएगी। तो यहाँ पे इकोनॉमी साफ हो रही है नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, इससे आपका दूर दूर तक कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कम से कम 85 करोड़ का फॉरेन रिजर्व होना चाहिए और 115 करोड़ के गोल्ड होनी चाहिए। और ये जिस सिस्टम के आधार पर होने चाहिए सिस्टम का नाम है एमआरएस। एमआरएस का फुल फॉर्म है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसके अंदर जो लिक्विडिटी होनी चाहिए वो 200 करोड़ रुपए है। ये समझ में आया क्या मैंने बोला? यस सर। हम्म। अभी आगे हम चलते हैं तो आप जाने कि इस पैसे की प्रिंट करने का जो अधिकार है वो किसके किसके पास है।
तो पैसे की जो प्रिंटिंग होती है वो बेसिकली आपकी कहाँ कहाँ पे होती है, तो 4 जगहों पे होती है पैसे का प्रिंटिंग। मतलब पैसा मतलब जो करेंसी है आपकी, जो नोट करेंसी है, उसकी प्रिंटिंग 4 जगहों पे होती है। 4 में से 2 अलग अलग भाई हैं। दो, एक भाई बोलता है कि मैं 2 प्रिंटिंग करेंसी को देखता हूँ, और दूसरा भाई बोलता है कि मैं दूसरी जो 2 और प्रिंटिंग करेंसी है उसको देखता हूँ। तो मतलब तो ये हो गया कि आपके पास जो नोट प्रिंटिंग का छापा खाना है, प्रिंटिंग प्रेस है, वो कितने जगहों पे है? वो 4 जगहों पे है। इन 4 जगहों की जो देखभाली है, जो निगरानी है, वो 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास है। एक 2 को देखती है और दूसरी फिर से 2 को देखती है। तो आखिर बात आता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस 2 को देखती है। नाम है एक ऑर्गेनाइजेशन का BRBNMPL। फिर से बोलता हूं, BRB, बी फॉर भारतीय रिजर्व बैंक। किसी भी कंडीशन में इसका इंग्लिश रूपांतरण आप नहीं करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ही बोलेंगे, RBI नहीं बोलेंगे। BRB, N स्टैंड फॉर नोट, M स्टैंड फॉर मुद्रण, P स्टैंड फॉर प्राइवेट, L स्टैंड फॉर लिमिटेड। तो फुल जो एब्रिविएशन है उसका नाम है BRBNMPL, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। तो चलो, एक तो ये भाई हो गया। दूसरे भाई का नाम क्या है? तो दूसरे भाई का नाम है, देखिए, छापा खाना है, लेकिन छापा खाना RBI के अंदर नहीं है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नहीं है। छापा खाना जिस प्राइवेट एंटिटी के अंदर है उसका नाम था BRBNMPL। एक और प्राइवेट एंटिटी है जिसका नाम है SPMCIL। बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, आपको दूर दूर तक लगेगा अरे RBI के अंदर ही है, काम खत्म, RBI पे टिक मार कर दीजिएगा, वहीं पे आंसर गलत हो जाएगा। एक तो हो गया BRBNMPL, दूसरा हो गया SPMCIL। SP स्टैंड फॉर सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, SPN। तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग, M स्टैंड फॉर मिंटिंग, SPMCIL कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अभी थोड़ी सी बात यहाँ पे सुने तो आपको और भी ज्यादा क्लियर होगा। ये जो 4 छापे खाने हमने बताए, इन 4 छापा खाने में 2 अलग अलग पिलर हैं। एक पिलर का नाम RBI, दूसरे पिलर का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे आपने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में देखा, तो छापे खाने RBI के अंदर भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी हैं। अभी RBI के अंदर जो उसकी सब्सिडरी उसको देखती है उसका नाम था BRBNMPL। BRBNMPL इज द सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाद में हम बात करेंगे RBI की सब्सिडरी कौन कौन सी है, बट यहाँ पे अभी आप जान लें BRBNMPL RBI का छोटा भाई है जिसको हम सब्सिडरी बोलते हैं। तो RBI के अंदर BRBNMPL है और BRBNMPL के अंदर 2 प्रिंटिंग प्रेस हैं। अभी बाकी का जो 2 प्रिंटिंग प्रेस है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो प्राइवेट एजेंसी है उसका नाम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। अभी बात आती है कि सर ये तो हो गया कि हम प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच गए, हमने उन प्रिंटिंग प्रेस को देखने वाले 2 बड़े भाइयों को देख लिया, एक गवर्नमेंट RBI को देखा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखा। उस 2 बड़े भाइयों के नीचे उनको हेल्प करने वाले 2 छोटे भाइयों को देखा, एक BRBNMPL को देखा, एक SPMCIL को देखा। अब ये तो बता दो कि आखिर BRBNMPL के अंदर कौन से छापे खाने काम करते हैं और SPMCIL के अंदर कौन कौन से छापे खाने काम करते हैं। मैसूर जो कर्नाटका में है, प्लस साल्बोनी जो वेस्ट बंगाल में है। फिर से बोलता हूं, मैसूर और साल्बोनी, ये 2 ऐसे प्रिंटिंग प्रेस हैं जो डायरेक्ट RBI के अधीन है, मतलब BRBNMPL के अधीन है। और दो दो बच गए, उसमें एक तो भारत का सबसे बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है, टकसाल है, वो आपका कहाँ है? देवास में है। और दूसरा कहाँ पे है? तो दूसरा
आपका सालबोनी में, सॉरी सालबोनी नहीं, नासिक। सालबोनी और मैसूर ये बीआरबीएनएमपीएल के अंदर थे। देवास और नासिक ये दोनों आपके कहाँ हैं? तो एसएमपीआईएल के अंदर। देखो अब फिर से उल्टे से ऊपर जाता हूं मैं। सालबोनी मैसूर के ऊपर आएगा बीआरबीएनएमपीएल, के ऊपर आएगा आरबीआई, के ऊपर आएगा एमआरएस, और एमआरएस के नीचे आएगा 200। 200 को दो पार्ट में देखेंगे, 115 गोल्ड और 85 आपका फॉरेन एक्सचेंज। नासिक और देवास, नासिक महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश में है। ये दोनों जिसके नीचे है उसका नाम है एसपीएमसीआईएल, और एसपीएमसीआईएल के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और उसके नीचे ऊपर एमआरएस सिस्टम। तो मतलब ये हो गया कि नोट की जो प्रिंटिंग प्रेस होती है वो कितने जगहों पे होती है? आंसर इज फोर। कौन कौन से है? तो चाहे वो सालबोनी हो, चाहे वो मैसूर हो, चाहे वो देवास हो, चाहे वो नासिक हो, यही चार वो जगह है जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडियन नोट करेंसी। आपके पास ऑप्शन रहेंगे नासिक, आपके पास ऑप्शन रहेगा हैदराबाद, आपके पास ऑप्शन रहेगा सालबोनी, और एक और रहेगा मैसूर। उस कंडीशन में हैदराबाद से आपको टिक मार्क करना है, क्योंकि हैदराबाद नोट प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, बट हैदराबाद क्वाइन प्रिंटिंग प्रेस है। यहाँ पे थोड़ा सा नोट से दरकिनार होकर हम क्वाइन पे चले जाते हैं। जो आप क्वाइन देखते हैं कि 50 पैसे का क्वाइन है, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का क्वाइन है, तो क्वाइन प्रिंटिंग प्रेस आर डिफरेंट एंड नोट प्रिंटिंग प्रेस आर डिफरेंट। तो नोट की बात अभी तक हम कर ली, अभी हम आ जाते हैं क्वाइन के ऊपर, सिक्के के ऊपर। सिक्के की जो प्रिंटिंग है वो चार जगहों पे है। फिर से तो कंफ्यूजन यहाँ पे दूर दूर तक मत लाइएगा, सिक्के वाले को नोट में डाल दीजिएगा या नोट वाले को सिक्के में डाल दीजिएगा, पूरा का पूरा अनर्थ हो जाएगा। तो सिक्का अलग रखने का और नोट अलग रखने का। सिक्के की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कोलकाता में है। ममता बनर्जी का जो शहर है वहां पे दो प्रिंटिंग प्रेस है, कोलकाता में ही सालबोनी है। तो कोलकाता में नोट की भी प्रिंटिंग प्रेस होती है और क्वाइंस का भी प्रिंटिंग प्रेस होता है। तो क्वाइन की प्रिंटिंग प्रेस का पहला जगह आपका कोलकाता है। दूसरा आपका वो जगह था जो हमने आपको थोड़ी देर पहले चॉइस के रूप में और हैदराबाद के रूप में बताया था। तो हैदराबाद में क्वाइन की प्रिंटिंग प्रेस होती है। तीसरा मुंबई में है। जब आप मुंबई जाएंगे कभी, तो जब कोलाबा की ओर जाएंगे तो वहां पे आरबीआई की बड़ी बिल्डिंग है, वहीं पे टकसाल है, वहीं पे क्वाइन की प्रिंटिंग प्रेस होती है। और चौथा जो प्रिंटिंग प्रेस है वो उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर में है। तो चार प्रिंटिंग प्रेस आपकी क्वाइन की, चार प्रिंटिंग प्रेस आपके नोट का। फिर से चारों को अलग अलग कर देते हैं। क्वाइन की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो नोएडा में है, वो हैदराबाद में है, वो कोलकाता में है, और वो मुंबई में है। चार प्रिंटिंग प्रेस जो आपकी नोट की है वो आपकी सालबोनी, सालबोनी इज द पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, दैट इज कोलकाता। मैसूर, मैसूर कहाँ पे है? तो कर्नाटका में है। देवास, देवास कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। और नासिक, नासिक कहाँ पे है? तो आपके ही अपने प्रदेश महाराष्ट्र में है। तो ये है आपकी पूरी की पूरी प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन यहाँ पे किसी भी कंडीशन में जिस दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपके जहन में आपके फाइनल सिलेक्शन तक होना चाहिए, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके अंदर चाहे तो नासिक आएगा या देवास आएगा, और इस सबके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्तंभ रहता है। और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया है वो आरबीआई की सब्सिडरी है, बीआरबीएनएमपीएल है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अंदर दो प्रिंटिंग प्रेस काम कर रहे हैं, सालबोनी और मैसूर। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर प्रिंटिंग करेंसी। एक बार इस प्रिंटिंग करेंसी को आप देख लें, भली भांति आप समझ जाएंगे कि प्रिंटिंग करेंसी का जो पूरा खेल है वो कैसे चलता है, क्या है एमआरएस, क्या है 200 करोड़, क्या है 85, क्या है 115, क्या है सालबोनी, है ना। सारी बात आप इस पेज को देख के समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा इस पेज को देखें। नेट का थोड़ा सा इशू लग रहा है।
चलो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है हमने। तो आरबीआई इशूड करेंसी अंडर एमआरएस, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इन विच मिनिमम रिजर्व रिक्वायर्ड इज 200 सीआर। आउट ऑफ 200 सीआर मिनिमम 115 करोड़ गोल्ड एंड 85 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज रिक्वायर्ड इन ओनली बास्केट करेंसी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर जो 85 करोड़ के गोल्ड आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए वो कौन से करेंसी में चाहिए? क्या पूरे वर्ल्ड की जो हर एक देश है सबकी करेंसी चलेगी क्या? तो आंसर इज नो। बास्केट करेंसी के अंदर आपके 5 देशों की करेंसी आती है, चाहे वो आपका अमेरिकन डॉलर हो, ब्रिटेन पाउंड हो, जापानी येन हो, यूरोपियन करेंसी यूरो हो, या फिर चाइना की जो करेंसी है युआन, है ना। तो चाइना की एक यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, चाइना की करेंसी युआन भी है प्लस रेनबी भी है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आप देंगे। तो यहाँ पे युआन चाइना है, यूरो आपका जो यूरोपियन कंट्री है, चाहे वो फ्रांस हो गया, आपका जर्मनी हो गया, सब यूरो है। येन जापान का है, पाउंड आपकी ब्रिटेन की है, डॉलर तो आप जानते ही हैं। तो ये एमआरएस कब से इफेक्टिव हुआ है? तो ये एमआरएस 1956 से इफेक्टिव हो गया है। और आरबीआई को जो प्रिंटिंग करने का अधिकार दिया है वो जिस सेक्शन के अंदर दिया है, उसकी बात मैंने बोला था कि अलग से मैं बात करूंगा एक्ट की, लेकिन यहाँ पर लिख ही दिया है तो थोड़ा सा जान लें कि आरबीआई को पैसे की प्रिंट करने का जो सोल राइट है वो आपके आरबीआई के एक्ट 1934, जिसके तहत हमने आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1935 में किया था, के सेक्शन 22 में दिया हुआ है। इसकी बात हमने लास्ट क्लास में फंक्शन ऑफ आरबीआई में भी की थी। और आरबीआई बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन से जिस बड़े नोट को छाप सकता है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है बट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज 10,000 रुपीज करेंसी, है ना। अभी जो मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी हमारे पास है वो 2,000 रुपीज डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी है, बट आरबीआई कैन प्रिंट मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी रुपीज 10,000। ये थोड़ी सी बात आप जान लें। लेकिन आज के डेट में 10,000 रुपीज मार्केट में पर्सन में नहीं है, क्योंकि आरबीआई प्रिंट नहीं कर रही है। मैंने यहाँ पे कैन लिखा है, कैन का मतलब कर सकती है ना। अभी एमआरएस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया कि एमआरएस के अंदर 200 करोड़ होने चाहिए। 200 करोड़ में 115 करोड़ का गोल्ड और 85 बास्केट करेंसी के रूप में 5 देशों की करेंसी हमारे पास कम से कम होनी चाहिए। तो ही हम एमआरएस का सिस्टम काम करेगा, हम पैसे की प्रिंट कर सकते हैं। और ये पैसे की प्रिंट करने की जो प्रिंटिंग प्रेस है ये बीआरबी एनएमपीएल के अंदर है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हुआ और फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक। तो बीआरबी तो वही हो गया भारतीय रिजर्व बैंक। एनएस स्टैंड फॉर नोट। ये जो है मुद्रा लिखा हुआ है ये स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मुद्रा को दूर दूर तक याद मत रखिएगा, मुद्रन है ना, एंड छूट गया है। तो यहाँ पे मुद्रा इज डिफरेंट। मुद्रा की बात हम जब लोन में चलेंगे तो बताएंगे कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट की फाइनेंस एजेंसी शिशु किशोर और तरुण अप टू रुपीज 10 लाख के लोन हम देते हैं मुद्रा के अंदर। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वो थोड़ा सा आप नजरअंदाज कीजिए। और जब नोट की प्रिंटिंग आप निकालेंगे तो यहाँ पे एंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ बीआरबी एनएमपीएल इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हमने किया है। दूसरा है एसपीएमसीआईएल। द फुल फॉर्म ऑफ एसपीएमसीआईएल इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हाल ही के दिनों में 2006 में हमने किया है। तो इस आरबीआई इस बीआरबी एनएमपीएल के अंदर दो छापे खाने हैं, मैसूर और सालबोनी। एसपीएमसीआईएल के अंदर दो हैं, नासिक और देवास। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए पेज है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ कहाँ पे है। तो थोड़ा सा हमेशा याद रखिए कि दो अलग अलग, चार है, चार में से दो अलग ऑर्गेनाइजेशन, दो अलग ऑर्गेनाइजेशन के पास। यहाँ पे आ जाए कॉइन प्रिंटिंग प्रेस। ये जो ऊपर में टेक्स्ट आप देख रहे हैं, इसी टेक्स्ट को ग्राफ के रूप में मैंने नीचे में लिखा है, तो ऊपर पढ़े या नीचे पढ़े बोथ आर कॉमन। कॉइन प्रिंटिंग प्रेस कितने हैं? तो दे आर 4 कॉइन प्रिंटिंग प्रेस एज नोट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ कहाँ पे है? कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई एंड नोएडा। तो ये चार जगहों पे आपकी क्या है? कॉइन की प्रिंटिंग प्रेस है। इन चार जगहों पे आपका क्या है? तो नोट का प्रिंटिंग प्रेस है। क्वाइन पे जो क्वाइन का जो प्रिंटिंग होता है ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से होता है। देखिए स्पष्ट मैंने लिखा है, दूर दूर तक कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। ऑल टाइप्स ऑफ क्वाइन एंड 1 रुपीज नोट, फिर से ध्यान रखिए, ऑल टाइप्स ऑफ क्वाइन एंड 1 रुपीज नोट
1 रुपए के नोट को छोड़ के बाकी हर एक नोट का जो प्रिंटिंग था वो आरबीआई करती थी, जो ऊपर आपने देखा। अभी 1 रुपए के नोट और जितने भी सिक्के हैं उसकी जो प्रिंटिंग है वो जिस मिनिस्ट्री के हवाले से होता है, मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जिस मिनिस्ट्री के हवाले से होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। और इस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो व्यक्ति 1 रुपए के नोट पे साइन करते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं। क्वाइन पे साइन किसी का भी नहीं होता है। इस कारण से ऐसा नहीं कि क्वाइन पे भी साइन आप फाइनेंस सेक्रेटरी का ही कर देंगे, बट 1 रुपीज नोट एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वाइन, ये जहां से निर्गत होता है, जहां से आदेश जारी होता है कितने क्वाइन चाहिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। ठीक है, बस इतनी सी बात आपके इस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी में आपको याद रखनी है। एक बार फिर से ऊपर से लेके नीचे तक देख लें, क्या मैंने एमआरएस लिखा, बास्केट करेंसी में कौन कौन सी करेंसी आती है। तो ये भी आपसे आरबीआई ने पूछा हुआ एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेंसी अंडर बास्केट, है ना। तो जिस समय आईएमएफ में बेसिकली हम आपको लेके चलेंगे, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ की बात हम करेंगे, वॉशिंगटन डीसी की हम बात करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात करेंगे, 1945 जैसे बड़े इंपॉर्टेंट आप ईयर की बात करेंगे, उस समय बास्केट करेंसी की भी बात करेंगे, पेपर करेंसी की बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी बात यहाँ पे जान के चलें कि बास्केट करेंसी में कितने करेंसी आते हैं। तो 5 करेंसी है, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो एंड युआन। युआन में थोड़ा सा मैंने आपको हिंट यहाँ भी दिया। जब हम स्टैटिकल अवेयरनेस में आएंगे तो वहां पे तो हर एक जो इंपॉर्टेंट कंट्री है 50, उसकी करेंसी को हम देखेंगे कि रेनबी कहाँ की है, रूबल कहाँ का, दिनार कहाँ का, दिहरम कहाँ का, क्यात कहाँ का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा आप सुनते हुए चलें कि सर ने रेनबी बताया कि रेनबी भी एक करेंसी है आपकी चाइना की, और चाइना की जो डिफाइंड करेंसी है वो युआन है प्लस रेनबी है, दोनों इंपॉर्टेंट करेंसी है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, जो आपके आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से होता है। इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत यहाँ पे? नो सर। देखिए, लिखने और लिखाने की जहां तक बात है तो लिखा तो मैं सकता हूँ, लेकिन क्या होगा कि सेम चीजों के लिखने और लिखाने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। मतलब अगर लिखाऊं तो सिर्फ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी ही पूरे क्लास चलता रहेगा। तो जितनी बात मैं करता हूँ सारे के सारे का नोट मैं आपको देता हूँ, इस तरह से सब मुझे लगता नहीं है कि लिखाने की जरूरत है। फिर भी आप लोग अपने आप में डिस्कस कर लीजिए कि क्या लिखाना उचित है, क्योंकि आप तक पीडीएफ पहुंचता है। और अगर पीडीएफ का आप प्रिंटिंग नहीं लेते हैं तो फिर संभवतः ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो फिर आपको जनरल अवेयरनेस कभी समझ में नहीं आएगा, कभी वो चीजें आपकी जहन तक नहीं जाएंगी। फिर मेरी बात आप सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरी कान से निकल जाएगा। इस कारण से हमेशा और हमेशा मैंने संडे को क्लास लिया, संडे को ही आप तक नोट्स पहुंच जाएगा। मंडे को उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए और एक फाइल, जनरल अवेयरनेस की एक फाइल बना के उसमें उसको डालते रहने का, और हर एक सैटरडे को उसको देखने का कि अभी तक सर ने क्या पढ़ाया है। तो शुरुआत में हो सकता है कि आपको देखने में 1 घंटे का समय लग जाए, लेकिन जब रिवीजन करने का आपको आदत लग जाएगा तो रिवीजन आधे घंटे में हो जाएगा, और पूरी पीछे से लेके आगे तक आप उल्टे में रिवीजन आप कर सकते हैं। जब मैं बैंकिंग टर्म्स पढ़ाऊंगा तो बैंकिंग में आरबीआई से लेके फॉरेन एक्सचेंज तक की, बेसल तक की बातें आपको याद होनी चाहिए। जब स्टैटिकल अवेयरनेस पढ़ाऊंगा तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से लेकर कन्याकुमारी तक के इंदिरा पॉइंट तक की बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। जब इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात करूंगा तो वर्ल्ड बैंक से लेके आपके WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। या फिर जब बजट की बात करूंगा तो 2022-23 का जो बजट है वो 1 फरवरी को दिया, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, कितने पैसे हमने नरेगा में दिए, कितने पैसे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान में दिए, कितने पैसे हमने सुकन्या समृद्धि योजना के आधार पर दिए, कितने पैसे हमने पब्लिक सेक्टर बैंक के इंफ्यूजन के लिए निर्गत किए हैं, कितने पैसे हमने आपके रोड डेवलपमेंट मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं। ये सारे खाके आपको याद होने चाहिए। जब तक ये खाके आपको याद होंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस कभी भी जनरल अवेयरनेस में सामने उभर के आएगा नहीं, और आपको ये लगेगा कि चॉइस आने के बाद आप टिक मार्क कर सकते हैं। कर तो आप सकते हैं, लेकिन जिस समय आपके एक्चुअल मार्क्स आएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि आपने जो टिक मार्क किया वो गलत था। इस कारण से कॉन्फिडेंस इन जनरल अवेयरनेस तभी हो सकता है जिस समय आप उसको रिवाइज करें,
और डिस्कशन करें। अगर आपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर लिया ना, अनडाउटेबली वो चीजें आपको 3 महीने तक याद रखेगी। मैं फिर से बोलता हूँ, रिवीजन करना अच्छी बात है, कीजिए। तो रिवीजन करने से क्या होगा, जो मैं पूछूंगा उसके आंसर हो सकते हैं आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, 50-50 का रेशियो रहेगा। लेकिन वो उस चीजों को अगर आपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर लिया है, वो चीजें 3 महीने तक आपको आपके जहन में रहेंगी। डिस्कशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन जनरल अवेयरनेस। क्लियर, समझ में आया? कितने लोगों ने डिस्कशन करना शुरू किया, पेपर सॉल्व करना शुरू किया? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? कोई नहीं? अरे करो, जगो थोड़ा सा, जागो ग्राहक जागो। आप तो हमारे लिए ग्राहक है ना, कस्टमर है। जगा भी मैं रहा हूं कि जग जाइए। चलो, आप में से किसी को कुछ पूछना है? सर मेरे से पेपर सॉल्व ही नहीं हो पाता है। दीपक कुमार काय झाला, कसं पेपर सॉल्व होत नहीं? सर एक्चुअली जब मॉक टेस्ट बनाने लगता हूँ तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हर्डल बहुत सारे आते हैं सर। हर्डल के बिना अगर चीजें सॉल्व हो जाती तो आज के डेट में सब एसबीआई में प्योर रहता। नहीं एक्चुअली सर, जैसे मॉक टेस्ट में तो सारा सब्जेक्ट का समरी रहता है ना, तो ठीक अगर है, मैं अभी मेरे को एक चीज बताओ दीपक, अच्छा बात तुमने बताया, मेरे को इतनी बार बताओ कि कितने मॉक टेस्ट आपने दिए हैं? एक्चुअली बैंकिंग का नहीं दिया सर, मैंने एफकेट वगैरह का देता था पहले मॉक टेस्ट, बैंकिंग का तो दिया नहीं। जब किसका देता पेज था, पलटता हूँ किसका देते तो थे फिर आप? एक मिनट, एक मिनट, किसका देते एफकेट थे का आप? एफकेट एफकेट वगैरह का मॉक टेस्ट देता था। स्टेट क्या? यस सर। स्टेट की कौन सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट? एफकेट का खुद का एग्जाम होता है ना सर, एफकेट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। अच्छा, एयरफोर्स के लिए देते थे क्या? मुझे लगा कि यस स्टेट सर। के लिए एमपीएससी वगैरह के एग्जाम देते थे। नो 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 सर। तो अभी क्या इरादा है आपका, बैंक में जाने का इरादा है या उधर स्टेट कमीशन में जाने का इरादा है? अभी तो सर किसी में सिविल में हो जाए अच्छा। अच्छा, 1 मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट होल्ड करो।